क्या अंडमान निकोबार में विकास के नाम पर सिस्टम की चुपचाप लूट हो रही है? क्या सच में सरकार लाखों पेड़ों को काटकर अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट्स के लिए 5 स्टार होटल और बड़े बड़े बंदरगाह बना रही है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम पर क्या आदिवासियों को जमीन छीनी जा रही है? आज हम सरकारी दस्तावेज और जमीनी हकीकत के आधार पर इस पूरे मामले पर बात करेंगे। आजकल भारत के सबसे दक्षिणी छोर अंडमान निकोबार में हो रहे बदलावों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। आम लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार सच में देश के विकास के लिए काम कर रही है या फिर यह सिर्फ बड़े उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए एक सरकारी तरीका है। इस रिपोर्ट में हम नीति आयोग के 72,000 से 92,000 करोड़ रुपए के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। साथ ही अंडमान प्रशासन द्वारा पीपी मॉडल के तहत बनाए जा रहे नए 5 स्टार इको टूरिस्ट रिजॉर्ट की असली सच्चाई भी जानेंगे कि क्या सच में पेड़ों को काटकर होटल बनाए जा रहे हैं। अंडमान और निकोबार की लोकेशन भारत के लिए बहुत अहम है। ग्रेट निकोबार द्वीप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के रास्ते से सिर्फ 74 किलोमीटर दूर है। इसी बात का फायदा उठाने के लिए नीति आयोग ने एक विशाल मेगा प्रोजेक्ट का प्लान बनाया है। इस प्रोजेक्ट को 2021-2022 में मंजूरी मिल गई थी। यह पूरा प्रोजेक्ट 166 वर्ग किलोमीटर की विशाल जगह में फैला हुआ है। दोस्तों, आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इसमें क्या क्या बनेगा। सबसे पहले बनेगा एक बड़ा इंटरनेशनल बंदरगाह। गैलाथियो बे में गहरे पानी का बंदरगाह बनेगा जहां बड़े बड़े समुद्री जहाज आ सकेंगे। अभी भारत का ज़्यादातर माल सिंगापुर और कोलंबो जाता है। सरकार चाहती है कि यह माल भारत में ही उतरे जिससे देश का पैसा बचे। इसके बाद बनेगा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक ऐसा एयरपोर्ट जहां से आम लोग और सेना उड़ान भर सकेंगे। यहां साल में 1 करोड़ यात्री आ सकेंगे। इसमें पर्यटन बढ़ेगा और सेना की ताकत और निगरानी करने की क्षमता भी मजबूत होगी। फिर बनेगा गैस और सोलर प्लांट, 450 MVA का बिजली घर जो गैस और सूरज की रोशनी से चलेगा। क्योंकि यह जगह मुख्य जमीन से बहुत दूर है, इसलिए नए शहर और बंदरगाह को 24 घंटे बिजली देने के लिए यह जरूरी है। और आखिर में बनेगा एक नया पूरा शहर। 149 वर्ग किलोमीटर में यह नया शहर बसेगा जिसमें घर, मार्केट, होटल और सेना के ठिकाने होंगे। सरकार का कहना है कि चीन समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, इसलिए भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ अपनी मौजूदगी मजबूत करनी होगी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि सुरक्षा जरूरी है या नहीं, सवाल यह है कि यह किस कीमत पर हो रहा है और इसका असली फायदा किसे मिलेगा। दोस्तों, लोगों में यह बात काफ़ी फैल गई है कि सरकार यह सब सिर्फ अडानी या अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। जब हम सरकारी दस्तावेज देखते हैं तो इसकी तस्वीर कुछ हद तक साफ होती है। ग्रेट निकोबार में बनने वाला विशाल बंदरगाह की लागत लगभग 48,862 करोड़ रुपये आकी गई है। अब बात करते हैं कॉरपोरेट्स की। इन बंदरगाह को बनाने और चलाने के लिए जिन 10 से 11 कंपनियों में दिलचस्पी दिखाए गए उसमें अडानी पोर्ट सबसे आगे है। अडानी के अलावा JSW, मेगा इंजीनियरिंग और XR पोर्ट्स जैसी कंपनियां भी रेस में हैं। जहां तक रिलायंस यानी अंबानी की बात है, इस प्रोजेक्ट में उनका सीधा नाम अभी खुलकर सामने नहीं आया है। चर्चा में सबसे ज़्यादा अडानी ग्रुप ही है। जानकारों का कहना है कि अगर अडानी को यह प्रोजेक्ट मिल जाता है तो केरल के विजिजम पोर्ट के साथ मिलकर भारत दोनों तरफ के समुद्री मार्ग पर अडानी ग्रुप का एक बड़ा कब्जा हो जाएगा। इसलिए लोगों को यह सोचना पूरी तरह से गलत नहीं है कि बड़े उद्योगपति को इसका सीधा फायदा मिलेगा। लूट का आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी तरफ से 12,230 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है। यह पैसा सीधा प्राइवेट कंपनी जैसे अडानी या JSW को मिल जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत रिस्क है और सरकार टैक्स भरने वाली आम जनता का 12,230 करोड़ रुपए उस प्राइवेट कंपनी को दान दे रही है जो टेंडर जीतेगी। अगर प्रोजेक्ट हिट हुआ तो सबसे ज़्यादा मुनाफा प्राइवेट कंपनी कमाएगी।
जिसके पास 55% हिस्सेदारी होगी, और अगर फ्लॉप हुआ तो जनता का पैसा और पर्यावरण दोनों हमेशा के लिए डूब जाएंगे। अब सवाल है कि क्या सरकार यहाँ पेड़ों को काटकर होटल या रेस्टोरेंट बनाना चाहती है, जिसका सीधा जवाब है हाँ। सरकार इसे सस्टेनेबल इको टूरिस्ट का सुंदर नाम दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 5 स्टार रिजॉर्ट बनाने के लिए भारी मात्रा में जंगल काटने पड़ेंगे। प्रशासन ने टाटा ग्रुप और अन्य बड़ी कंपनियों को कई द्वीपों पर 5 स्टार रिजॉर्ट बनाने के टेंडर दिए हैं। साल 2009 में हैवलॉक आइलैंड पर ताज ग्रुप को पहले ही जमीन दी जा चुकी है। सरकार का दावा है कि ये होटल सौर ऊर्जा से चलेंगे और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, लेकिन खुद सोचिए, एवेज द्वीप जैसी बिल्कुल अछूती और वीरान जगह पर 50 कमरों का 5 स्टार होटल बनाना क्या बिना पेड़ काटे मुमकिन है? वहाँ जहाज लाने के लिए जेटी बनेंगी, डीजल जनरेटर लगेंगे, वर्करों के लिए घर बनेंगे और मीठे पानी का इंतजाम करना होगा। 5 स्टार जैसी लग्जरी कभी भी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए नहीं मिल सकती। इतना ही नहीं, सरकार ने 11 और जगहों पर होटल और रिजॉर्ट बनाने का प्लान बना लिया है। इसलिए पेड़ काटकर होटल बनाने वाली कोई भी अफवाह नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों में एक कड़वा सच है। इस मेगा प्रोजेक्ट का सबसे डरावने वाला हिस्सा यहाँ के अद्भुत जंगलों का खात्मा है। सरकारी दस्तावेज खुद मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए 130 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 16,610 हेक्टेयर के घने और पुराने जंगलों को साफ किया जाएगा। सरकार का कहना है कि लगभग 7 से 8 लाख पेड़ काट जाएंगे, लेकिन कई जानकारों और रिपोर्ट्स का मानना है कि पूरा शहर और बंदरगाह बसने तक यहाँ यह आंकड़ा 8.5 लाख से 10 लाख तक पहुँच सकता है। पेड़ कटने से सिर्फ जंगल ही नहीं उजड़ेंगे, बल्कि कई जगहों की प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। गलाथिया बे यहाँ दुनिया के सबसे बड़े लेदरबैग कछुए का घर है। ये कछुए 10 करोड़ साल से इस धरती पर हैं। जब यहाँ जहाज आएंगे और रात में तेज लाइटें लगेगी तो इनका घर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मकाऊ बंदर, यहाँ खास तरह के बंदर और पक्षी पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। जंगल कटने से ये बेघर हो जाएंगे। सरकार कह रही है कि वो दूसरी जगह पेड़ लगा देंगे, लेकिन कोई भी इंसान कुछ पेड़ लगाकर लाखों साल पुरानी असली जंगल को वापस नहीं ला सकता। दोस्तों, पर्यावरण से भी बड़ा मुद्दा यहाँ के मूल निवासियों यानी आदिवासियों का है। यह मुख्य रूप से 2 जनजातियाँ रहती है, शोम्पेन और निकोबारी। सोचिए, जिन आइलैंड पर अभी सिर्फ 8,000 लोग रहते हैं और वहाँ अगले 30 साल में भारत भर से 3.5 लाख लोग आकर बस जाएंगे। शोम्पेन आदिवासी वहाँ दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। अगर उनके संपर्क में बाहरी लोग आएंगे तो आम सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि उनके शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है। दुनिया भर के जानकारों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि इस प्रोजेक्ट से शोम्पेन जनजाति पूरी तरह खत्म हो सकती है। कानून के मुताबिक आदिवासियों की जमीन लेने से पहले उनकी मर्जी लेना जरूरी है, लेकिन यहाँ क्या हुआ? एक सरकारी कमेटी ने आदिवासी से पूछे बिना उनकी तरफ से प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी। निकोबारी आदिवासियों ने दबाव में आकर 2022 में प्रोजेक्ट के लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपना एनओसी वापस ले लिया। फिर भी प्रशासन आदिवासियों पर दबाव बना रहा है कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने वाले सरकारी कागजों पर साइन कर दे। यह हमारे देश के वन अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इसे सिस्टम की लूट इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि नियम कानूनों को बहुत चालाकी से तोड़ा मरोड़ा गया है। जिस सरकारी कंपनी को यह काम सौंपा गया है उसे इतने बड़े प्रोजेक्ट का कोई अनुभव भी नहीं था। दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस अधिकारी को इस प्रोजेक्ट को पास करवाना था वहीं अधिकारी पर्यावरण सचिव की कुर्सी पर बैठा था, यानी अपनी ही कंपनी का प्रोजेक्ट, और खुद ही उसे पर्यावरण की मंजूरी दे दी। इसे हितों का सीधा टकराव कहते हैं। तटों की सुरक्षा के नियमों को भी बदल दिया गया है ताकि वहां आसानी से बंदरगाह बनाया जा सके। एनजीटी
यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके खिलाफ केस भी किए हैं, लेकिन देश की सुरक्षा का हवाला लेकर इसे हरी झंडी दे दी गई। दूसरी बात क्या है, प्रोजेक्ट बिजनेस के हिसाब से सही है। अंडमान मुख्य भारत से 1600 किलोमीटर दूर है। वहाँ सीमेंट, बालू और लोहा ले जाने का खर्च इतना ज़्यादा होगा कि प्रोजेक्ट का बजट आसमान छू लेगा। इसके अलावा अंडमान भूकंप और सुनामी वाले खतरों के जोन में आता है, एक ऐसी जगह जहां 2004 में सुनामी ने सब कुछ तबाह कर दिया था। वहां 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत बड़ा जुआ है। तो दोस्तों, ये थी अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की पूरी रियलिटी। यह बात सच है कि चीन से निपटने के लिए भारत को अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी, लेकिन देश की सुरक्षा के नाम पर लाखों पेड़ों को काटना, वीरान टापुओं पर प्राइवेट 5 स्टार होटल बनाना, आदिवासियों की जिंदगी खतरे में डालना और आम जनता का 12,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में कॉरपोरेट को दे देना, क्या यह वाकई विकास है या फिर सिस्टम की मदद हो रही एक चुपचाप लूट है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार का यह कदम सही है या पर्यावरण और आदिवासियों के साथ नाइंसाफी है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।